हालांकि मैं उनको सामने भी कर देता हूँ, मजाक भी कर देता हूँ, अरे भैया तुम्हें एक और दो काज होंगे, नौकरी मिल गई, छोकरी मिल गई, या किसी लड़की को उसका रिश्ता, आम आदमी भी पिसा हुआ था, मध्यम दर्जे का आदमी पिसा हुआ था, उद्योगपति, बड़े बड़े काम धंधे करने वाले सब पिसे हुए थे। तस्वीरें आप करनाल से देख पा रहे हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आज यहां पर पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका जोरदार स्वागत इस समय किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आप नमस्ते भारत न्यूज के माध्यम से देख पा रहे हैं। वो आज प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चुनावी समय है और चुनाव में जगमोहन आनंद जो करनाल से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके लिए माहौल बनाने का काम आज मनोहर लाल करने जा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप इस समय देख पा रहे हैं, इन्हें आप शेयर करते रहे। देखिए किस तरह से वो जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस समय नमस्ते भारत न्यूज पर देखते रहिए और वो क्या यहाँ पर संबोधन देंगे वो भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल ये देखिए किस तरह से मेयर रेणुबाला गुप्ता ने भी उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया है और यहाँ पर पूर्व मंत्री शशिपाल मेहता ने भी कार्यकारी जिलाध्यक्ष ब्रिज गुप्ता भी यहाँ पर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से। और ये देखिए जगमोहन आनंद, उन्होंने पैर छुए हैं और आशीर्वाद प्राप्त किया है। लाइव तस्वीरें इस समय देख पा रहे हैं। खचाखच भरा हुआ ये कार्यक्रम स्थल और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या दिशा निर्देश देंगे वो सुनाने का प्रयास करेंगे। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और करनाल में अपने भाई जगमोहन आनंद को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताए। आदरणीय मनोहर लाल जी। एक ही बात बोलूंगा और आपका जो जोश है वो देखने में कितना मिलता है उससे अंदाजा निकलता। भारत माता की आज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हरियाणा भर में घूमते हुए तो अलग प्रकार के संबोधन होते हैं, अलग प्रकार की बातचीत होती है, लेकिन जब करनाल आता हूँ तो भाव थोड़े बदल जाते हैं। करनाल ऐसा लगता है जैसे अपना परिवार उसमें आया। अभी क्या हो जिलाध्यक्ष हो, 3 बार पूछा, तीनों बार देखा जिलाध्यक्ष मैंने कैसे हो सकता है, एक जिले में 2 जिलाध्यक्ष कैसे हो सकते हैं। मैंने जिलाध्यक्ष को पूछा, उनका ये कौन है, मैंने जिलाध्यक्ष को नहीं कोषाध्यक्ष। मैंने कभी आप कोषाध्यक्ष को जिलाध्यक्ष को कह रहे हो, मैंने देखो जी कोष वोष जो है वो तो जिलाध्यक्ष को करते हैं, तो मैं अध्यक्ष हो गया, कोषाध्यक्ष हो गए। अब दूसरा नाम अगर मैं निश्चित रूप से लेना चाहूंगा तो अपने जो यहाँ के आपके लोग लाडले प्रत्याशी भाई जगमोहन आनंद जी। जगमोहन के पास इशारों में क्या रखा है। अब जगमोहन आनंद जी एक प्रकार से उसी भूमिका में आ रहे हैं जिस भूमिका में कभी जो पूर्व काल में कोई होते हैं और उस भूमिका में अब कोई आते हैं, तो अब वाले जो लोग होते हैं पूर्व काल में रहे हुए लोगों को अपना पूर्वज कहते हैं। तो हमारे पूर्वज या हमारे मेहता जी बैठे सबसे पहले तो, क्योंकि जो
कहना है वो भी मुझे पता है, जो आपने सुनना है वो भी मुझे पता है। बात नहीं कोई नहीं, लेकिन चूंकि कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रमों में सब मिल बैठ करके चीजों की प्लानिंग करते हैं, योजना करते हैं। जैसे घर में विवाह होता है, शादी होती है, शादी के समय अकेला परिवार का जो मुखिया होता है या जिसके घर में शादी होती है वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसको भी अपनी सारी ताकत जुटा करके शादी में करनी होती है। परिवार में रिश्तेदार भी आते हैं, परिवार के सब नजदीकी रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, फिर मित्र मंडली, पड़ोसी, मोहल्ला सब इकट्ठे होते हैं। अलग बात है कि आज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी होने लगी है, लेकिन पहले समय में तो कोई शादी गांव में हो जाए, छोटे थे तो बारात के लिए घर घर जाकर के चारपाइयां इकट्ठी करते थे, घर घर जाके बिस्तर इकट्ठे करके लाते थे, और फिर खाने के समय सब आसपास के लोग, पड़ोस के लोग आकर के खाना परोसते थे। बारात को सेवा भाव से सब चीजें होगी, एक सामूहिक यज्ञ जैसे होता है वैसे काम होगा। चुनाव भी एक यज्ञ से कम नहीं। ये ठीक है कि इस चुनाव के अंदर उस यज्ञ में एक प्रतियोगिता भी होती है, मुकाबला भी होता है कि उस मुकाबले के अंदर अपने को, अपने यज्ञ को सफल करना है, अपनी जीत सुनिश्चित करनी है, ये उसका हेतु है। यह सामने पक्ष होता है, एक हमारा पक्ष होता है, और ये चुनावी यज्ञ 5 साल के बाद लोकतंत्र का विषय है, आता ही आता है, और 5 साल बाद ये एक्टिविटी सबकी बढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी का नाते हम सब बढ़ाएंगे, कांग्रेस की बढ़ेंगी, और छोटे मोटे दल कभी कभी खड़े हो जाते हैं, वो भी आगे बढ़ते हैं। कोई स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस नाते से खड़े होते वो भी बढ़ाते हैं। लोकतंत्र में किसी को मनाही नहीं, या कम से कम 9 कैंडिडेट थे हमारे नागरिक डॉक्टरी में, और ज्यादा भी एक जगह शायद 33 या 35 है। 2 मशीनें, 3 मशीनें में लग जाती है, 2 मशीनें 32 से कम है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ कितने कैंडिडेट, 12 कैंडिडेट यहाँ भी खड़े हैं। अच्छा, कम हो गए होंगे, पहले तो बाद में विचार करने का। सर 6 हो या 12 हो या 15 हो, हमारा लक्ष्य है कि हम अपने कैंडिडेट के साथ खड़े होकर के अपनी पार्टी का फूल इसको जिताना। जब जिताना है तो हम जैसे जो इस प्रकार के प्रबुद्ध नागरिक हैं, अपने अपने स्थान पर अपनी हैसियत रखते हैं, चाहे व्यापार से जुड़ा व्यक्ति है, चाहे उद्योग से जुड़ा व्यक्ति है, चाहे कोई कर्मचारी संगठन से जुड़ा व्यक्ति है, चाहे कोई डॉक्टर है, वकील है, किसी प्रोफेशन से जुड़ा है, जनप्रतिनिधि भी है, हमारे पार्षद है, हमारे सरपंच हैं, हमारे किसान संगठनों से लगे हुए जुड़े हुए लोग भी हैं। संयोग से आज मैं देख रहा हूँ यहाँ केवल करनाल के ही नहीं तो इक्का दुक्का आसपास की विधानसभा के लोग भी आए हुए हैं। अभी रघुवीर जी हैं, वो इंद्री के, वो अपने रघुवीर धनपाल जी बैठे हैं इंद्री से, हमारे सुभाष जी बैठे हैं हिरोखेड़ी से। तो ऐसे कुछ कार्यकर्ता अपने आसपास से भी आए हैं। अच्छी बात है, कई बार उत्साह होता तो हम, हालांकि मैं विधानसभाओं में जाऊंगा, इस लोकसभा की 9 की 9 विधानसभाओं में मुझे एक बार मेरा दायित्व है, सब जगह में जाके आऊंगा। तो हेतु यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा वोट, जितने यहाँ लोग बैठे हैं इनके वोट तो से मिलते हैं, अपना वोट है, अपने परिवार के वोट हैं, अपने आसपास पड़ोस के हैं। लेकिन ये यज्ञ ऐसा है कि पूरे समाज में हमको जाना पड़ता है। हमारी विधानसभा की बाउंड्री है, हर एक विधानसभा की बाउंड्री है, और 2-2 लाख 2.5 लाख वोट हैं। तो 2.5 लाख वोटों को आखिर जाकर के उनसे वोट लेना है तो वोट प्राप्त करने का, मांगने का कोई आधार तो होना चाहिए। जब वोट उनसे मांगेंगे तो क्यों मांगेंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए चीजों को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से जीत तो हमारी अच्छे मार्जिन से कैसे हो, इसकी जो कुछ चिंता करनी है। पिछले लगातार हम चुनाव यहाँ जीत रहे हैं, और उस चुनाव को जीतने में जो जो अनुभव हमारे पिछले हैं उनको सामने रख करके आगे बढ़ना है। तो उसके आधार क्या है, क्योंकि तो गतवा एक विधानसभा सीट जीत करके टारगेट तो प्रदेश है कि प्रदेश में हमको तीसरी बार अपनी सरकार बनानी है भारतीय जनता पार्टी की। और ये मौका हमारे लिए विशेष मौका इसलिए है कि आज तक हरियाणा में
लगातार तीसरी बार सरकार को रिपीट नहीं किया गया। ये पहला मौका होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनी। 2 बार का तो रिकॉर्ड कांग्रेस का हमने तोड़ दिया, 2 बार हमने बना दिया, लेकिन अब तीसरी बार हमारी बनेगी तो हमारा अपना रिकॉर्ड स्थापित होगा। अब इसमें कांग्रेस क्यों हार रही है, उसकी पैमाना क्या है, भाजपा क्यों जीत रही है, इसकी 2 महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूं। पहला बिंदु कि कांग्रेस जब बौखला गई, हारती दिख रही है, तो इन्होंने गठबंधन के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने शुरू कर दिए। कोई पार्टी आओ हमसे गठबंधन कर लो, हम अकेले जीतने की स्थिति में नहीं है। इन्होंने हाथ आगे बढ़ाया। ये अलग बात है कि जिनके सामने हाथ इन्होंने बढ़ाए उन्होंने आगे हाथ बढ़ाने से मना कर दिया। इनके साथ गठबंधन कोई आया नहीं। ये सत्य है कि नहीं है? ये तथ्य है कि नहीं है? तथ्य है। दूसरा तथ्य कि कांग्रेस में जिस प्रकार का कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक ग्रुप्स के अंदर बटा हुआ, टीमों के अंदर बटा हुआ है। अब संगठन भी क्या है, एक वो ग्रुप ही बना हुआ है, कई छोटे छोटे ग्रुप बना के एक ग्रुप बना लिया और कोई स्पष्टता नहीं है कि इनके यहाँ मुख्यमंत्री का दावेदार कौन है। एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। इनके दावेदार घर में लड़ाई है, वहां दीपेंद्र हुड्डा भी दावेदार है, बाप बेटे की भी लड़ाई शुरू हो गई है। वो चाहता था कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं, भूपेंद्र हुड्डा मना करते हैं कि विधानसभा चुनाव तुझे नहीं लड़ना, अभी तो मैं बैठा हूं। वो तो आप ही हो जाएंगे। हमारी एक बहन इनकी पार्टी में वो भी अपना रोल कर रही है और उनको गालियां तक देने लगे हैं। यानी जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग अपने ही घर में किसी एक सम्मानित महिला के खिलाफ ये बोलते हैं, उससे भी इनकी पार्टी का दिखावा तो है ही है, लेकिन समाज में भी एक चेतना आ गई है कि ये बर्दाश्त नहीं करते। एक इनके अनुसूचित जाति के अध्यक्ष प्रदेश के उनकी पिटाई की, जख्मी किया और उस संयोग से अपनी पार्टी में आ गए अशोक कमल। उसी जातियों का कोई सम्मान करते नहीं, उनको पीड़ा पहुंचाते हैं। हमारी विरोध में भले ही वो लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिर तो समाज के नाते, महिला के नाते हमारा हम सम्मान करते हैं महिलाओं का। और किस प्रकार से अभद्र भाषा इनके लोग बोलते हैं, पहले बाद में माफी मांगते हैं। पंजाब में मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और जब वहां मुख्यमंत्री के इनके भ्रम टूट जाते हैं तो ये भी फिर अलविदा करने में देर नहीं लगाते हैं, बाय करने में देर नहीं लगाते हैं। कुछ सवाल ही हमारे पास, बाकी भी लाइन में खड़े हैं कि हमें तो मुख्यमंत्री नहीं बनना, हमको तो एक ऐसी पार्टी दिख रही है जो सदाचारी है, जो व्यवहारिकता जिसकी अच्छी है, जो देश के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं। वहां व्यक्तिगत झगड़े ये नहीं है कि लूटो छुटो जेल में डालो। भारतीय जनता पार्टी से ये निश्चितता ये सब लोगों को कांग्रेस में होगी पड़ेगी। और इसमें केंद्र में किसकी है? भाजपा। तो 24 में हरियाणा में किसकी बनेगी? ये तथ्य है हरियाणा के, और ये तो मैंने 2004 से बताए हैं। आप 1966 से देख लेना कि जब जब लोकसभा में चुनाव थोड़ा पहले हुआ, केंद्र में जिसकी सरकार आई, प्रदेश में उसी की सरकार बनाने के लिए यहाँ की जनता को एक उत्साह मिला है। क्योंकि सरकार केंद्र में और प्रदेश में जब एक ही दल की रहती है तो प्रदेश को, जनता को लाभ होता है। ये मेरी सोच नहीं है, जनता की सोच है। इसी को डबल इंजन की सरकार कहते हैं, नहीं है केंद्र सरकार की। बंगाल में बहुत योजनाएं नहीं है केंद्र सरकार की लागू, मना ही कर देते हैं कि हम तो इसको लागू नहीं करेंगे। उनको डर लगता है कि केंद्र की सरकार की योजना आप इसको लागू करेंगे तो इसका श्रेय मोदी चले जाएंगे, हमको क्या मिलेगा। अरे अपने श्रेय के चक्कर में जनता का नुकसान करते हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान है। हरियाणा की जनता ये नुकसान को नहीं होने देगी।
हरियाणा की जनता तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जिससे केंद्र सरकार बनेगी, सरकार बनेगी, ये मेरा विश्वास है। आपको भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ। कांग्रेस के 10 साल तो न भी जानता हूँ, लेकिन जिसकी आयु 38 साल हो गई है, वैसे तो आज जागरूक वाले के विद्यार्थी, स्कूल के विद्यार्थी भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि 18 साल की आयु जिसकी 2004 में थी, वो 20 साल का अनुमान लगा सकता है। कुछ बातें याद कराता हूँ। वो समय भ्रष्टाचार का बोलबाला था। उस भ्रष्टाचार में आम आदमी भी पिसा हुआ था, मध्यम दर्जे का आदमी पिसा हुआ था, उद्योगपति, बड़े बड़े काम धंधे करने वाले सब पिसे हुए थे। ये अलग बात है कि जो बड़ा आदमी होता है वो भ्रष्टाचार में पीछे होने के कारण से भी मन में रखता बात भूलता नहीं। का रेट होता था, पीएन की इतना रुपया, क्लर्क का इतना रुपया, क्लास 3 का इतना रुपया, क्लास 2 का इतना रुपया, क्लास 1 में एचसीएस लेवल तक भी पैसे भी देने पड़ते थे। और एचसीएस की नौकरी तब लगती थी अगर कोई अविवाहित होता था तो पहले उसका रिश्ता पक्का करते थे, फिर उसको एचसीएस की नौकरी में रिजल्ट निकालते थे। आज आप लिस्ट उठा के देख लो, उससे पहले लगे हुए जितने एचसीएस हैं वो किसी न किसी नेता के रिश्तेदार हैं, और उन्हीं दिनों में बने हैं वो रिश्तेदार जो उनकी नौकरी लगी 6 महीने आगे पीछे। हालांकि मैं हमको सामने भी कह देता हूँ, मजाक भी कर देता हूँ, अरे भैया तुम्हें एक और 2 काजों में नौकरी मिल गई, छोकरी मिल गई, या किसी लड़की को उसका रिश्ता हो गया, उसको अच्छा पति मिल गया, उनको भी पता है, सबको मना नहीं कर सकते। लेकिन 2014 के बाद लगे हुए एचसीएस वो तो किसी के रिश्तेदार नहीं है। ऐसा थोड़ी कि पहले वाले रिश्तेदार में होशियार थे और बाद वाले सारे निकम्मे हो गए। होशियार पहले भी थे, आज भी है। वही घर थी। देखिए जो बातें सारी आपको पता है, ये बातें जनता को जाके बतानी है। हम यहाँ हैं की वोटर्स बैठे हुए, वोटर हम भी हैं, लेकिन की वोटर्स है हमारे साथ 100, 250, 60 लोग जुड़े हुए हैं। एक एक घर में जाकर के आप लोगों को अपील करनी होगी कि हमारे करनाल में इस बार जगमोहन आनंद जी को जो भी आज तक का रिकॉर्ड है उससे ज्यादा वोटों से जिताने के लिए हम कर रहे हैं। 50,000 लोगों के रोजगार की व्यवस्था वहां खड़ी की जाएगी। गांव में रोजगार मिले, उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए स्थान मिले, सरकार की उसमें जो सहायता होगी सहायता करेंगे। तो ऐसा एक शहर जो है आयोग के यहाँ बसाया जाए। ऐसे ही पूर्व में केंद्र सरकार से हमने विषय ले भी लिया है, तो भी उसका फोकस बढ़ा है कि करनाल यमुनानगर की रेलवे लाइन इसको तीसरा, करनाल जिले में फार्मास्यूटिकल पार्क ये बनाया जाए। फार्मेसी का जहाँ लोगों का एक रुझान भी है, तो एक फार्मास्यूटिकल पार्क बना करके दवाइयों का उद्योग। गरीब आदमी को, हर एक परिवार को जो कि गरीब परिवार में आते हैं उनको फ्री सिलेंडर और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। हरियाणा के अंदर कोई खर्ची नहीं, कोई पर्ची नहीं। नौकरियां जितनी भी लगी, 2 लाख या 3 लाख जितनी भी नौकरियां लगी वो सब बगैर खर्ची और पर्ची के लगी। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने देश का विकास किया। आपके करनाल के उम्मीदवार भाई जगमोहन आनंद जी, मंजिलें उनको मिलती हैं, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि भाजपा के प्रत्याशी भाई जगमोहन आनंद जी को भारी बहुमत से समर्थन देकर सफल बनाए, ताकि करनाल को दोबारा वही गौरव और सम्मान दिलाया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। भारत माता की। मैं आवाज में जहाँ पर बाबूजी बैठे हों और सीएम की नगरी से करनाल की पहचान हो और ये जय की आवाज केवल इस कमरे से बाहर न जा रही है, तो चंडीगढ़ में दूसरे जो लोग झूठ बोल रहे हैं सरासर, उनको तो ले जानी चाहिए। जोर से बोलिए, भारत माता की। देखिए मूर्ति हनुमान का गदा, जिस तरह से आज मुझे पार्टी की तरफ से चुनाव में एक संगठन के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी है बाबूजी के द्वारा। उसी संगठन में मुझे भी करनाल देखने का मौका मिला। जिस तरह से करनाल का विकास जिस तरह से हुआ है वो आपके सामने। बाबूजी लोग ये तो सब कहते हैं कि अगर विकास, मैंने तो स्वयं मेरे यहाँ से आपके यहाँ पर कम से कम 400 ट्रक रोज आता है धान, और लोग मिलते हैं यहाँ पर और मुलाकात होती है। अलीगढ़ से करनाल का टच भी बहुत है। जिस तरह से विकास, महमूद शासन और जो लो पर्ची वाला सिस्टम हरियाणा में किया है, वो बाबूजी आपने बहुत बधाई के पात्र हैं। गरीबों के बच्चे एक नौकरी भी लगे बिना पर्ची के, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। संचालन करती है, बोलती है, कई ये नहीं कहते मेरे भाई ब्रज गुप्ता जी। अच्छा, मैं तो इसी दिन से करता हूँ, मैं समझ गया, बहन को इशारा करता हूँ, मेरे कभी भी हो जाता तो इसका ध्यान रखना थोड़ा सा। तो आप लोग यहाँ पर आए, बाबूजी को सुनेंगे, मुझे भी सुनने का मौका मिलेगा। मैं पुनः सभी अभिनंदन व्यापारियों को, सभी संगठन का, जो अपने संगठन से आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वासी इस बात के लिए आपका आभार व्यक्त करता है कि आपके मार्गदर्शन में न केवल करनाल बल्कि हरियाणा में चहुमुखी विकास हुआ है। आपने हरियाणा एक और हरियाणवी एक की नीति के साथ जिस तरह से हरियाणा में काम किया है, आज ये प्रबुद्ध नागरिक, ये करनाल के ऐसे नागरिक हैं